हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। मैंने पिछली क्लासेस में आपको जो है डीसी मशीन के काफ़ी टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा फ़िलहाल। और पीछे मैंने जो है फ़िलहाल मैक्सिमम इफ़िशियंसी कंडीशन वगैरह दिखा दिया था उसमें, कि जब फ़िलहाल मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा हो डीसी मशीन में, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम इफ़िशियंसी उसकी क्या होने वाली है। जो हमने ड्राइव करके देखा था 50% आया था मोटर का भी और जनरेटर का भी। सिमिलरली इसमें मैंने लॉसेस भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये लॉसेस का एक फ्लो डायग्राम है, जो फिलहाल फ्लो चार्ट कह सकते हैं आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन एसएससी जेई वगैरह में हर जगह बन जाता है। पूछ लेगा विंडेज लॉसेस स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ये एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम जनरली मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ मशीन, हाउ टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो पहले हम लोग लॉसेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लॉसेस में हमने आपको बताया था देयर इज अ टू टाइप ऑफ लॉसेस इन डीसी मशीन, रोटेशनल लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। इसके बारे में मैंने आपको कंफर्म किया था। रोटेशनल लॉसेस जो हमारे पास होता है वो हमारा फिर से क्लासिफाइड होता है। ध्यान दीजिएगा, जो कांस्टेंट लॉसेस मशीन में होता है, एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस, उसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेशनल लॉसेस में ऐड करके रखते हैं, खासकर डीसी मशीन में। तो यहाँ फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉसेस, उसके बाद हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस और स्ट्रे लोड लॉसेस। जो आपके पास फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉसेस होता है, इसमें फ्रैक्शन और विंडेज को अलग अलग करें तो विंडेज जो होता है स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंडेज लॉस। फ्रैक्शन दो तरीके, दो जगहों पे होता है, एक बियरिंग पे होता है और एक ब्रश पे होता है। जो बियरिंग होती है वहाँ पे भी आपका फ्रैक्शन होता है और ब्रशेस पे फ्रैक्शन होता है। तो बियरिंग पे जो फ्रैक्शन की वजह से लॉस होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, और जो ब्रश पे फ्रैक्शन की वजह से लॉस होता है दैट इज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली अगर हिस्टेरिसिस लॉस की बात करें तो ये स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट अगर हम एडी करंट लॉस की बात करें तो ये हमारा क्या है, स्पीड की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है ना। स्ट्रे लोड लॉस हमारा करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर लॉस ऑल्सो इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, लेकिन हम उस कभी भी स्ट्रे लोड लॉस को कॉपर लॉस में कंसीडर नहीं करते हैं। ये भी करंट की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, बट इसको हम कभी भी कॉपर लॉस की तरह कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे कॉपर लॉसेस में आर्मेचर लॉसेस, आर्मेचर में कॉपर लॉस, सीरीज वाइंडिंग में, फील्ड में, और ये ब्रश ड्रॉप। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमने लॉसेस के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद जो हमें इसमें देखना है, इफिशियंसी ऑफ मशीन। तो सबसे पहले मैं इफिशियंसी के कुछ फॉर्मूले आपको बता दूं, उसके बाद तब इसमें हम लोग चलते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ मशीन की हम लोग बात करेंगे। इफिशियंसी बोले तो दक्षता, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षता। किसी भी मशीन की जो दक्षता होती है वो उस मशीन के, इसको हम लोग ईटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। ठीक है ना। ये हमारे पास एफिशिएंसी होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास डीसी मशीन की एफिशिएंसी होती है, क्या आप इस फॉर्मूले से इजीली डीसी मशीन की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको या तो इलेक्ट्रिकल पता होगा या तो मैकेनिकल पता होगा, दोनों एक साथ आपको पता नहीं होगा। चूँकि अगर मैं एक मोटर की बात करूँ, तो इनपुट हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। यहाँ इनपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, डबल ई। और यहाँ पे आउटपुट क्या होता है, मैकेनिकल होता है। बात समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल होता है और यहाँ मैकेनिकल होता है आउटपुट। तो आउटपुट मैकेनिकल अपॉन इलेक्ट्रिकल, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ मोटर। सो यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी है। हमें क्या है कि दोनों क्वांटिटी एक ही टर्म में चाहिए, दोनों क्वांटिटी हमें इलेक्ट्रिकल टर्म में चाहिए या तो मैकेनिकल टर्म में चाहिए। इसी तरीके से जनरेटर में देख लो, इनपुट मैकेनिकल होता है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल होता है। तो इस प्रॉब्लम से हमें कैसे फिलहाल छुटकारा मिलेगा, इसके लिए देखिए हमने आपको पावर बैलेंस इक्वेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पावर बैलेंस इक्वेशन पढ़ा रखा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है, इनपुट इज इक्वल टू होता है आउटपुट प्लस लॉसेस। अगर
आपको डायरेक्टली आउटपुट नहीं पता चल पा रहा है या इनपुट नहीं पता चल पा रहा है, तो आप इसकी इस इक्वेशन की मदद ले सकते हैं। देखिए, अगर हम कहें आउटपुट इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे इफिशियंसी हम लिखेंगे, आउटपुट पावर की जगह पे लिखेंगे इनपुट पावर माइनस लॉसेस अपान इनपुट। अब आप एक चीज़ ध्यान से देख के बताओ, ये किसके लिए सफिशियंट है, किसके लिए यूजुअल है। डीसी मशीन में इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल होता है किसमें, मोटर में या जनरेटर में। आप देखेंगे मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दे रहे होते हैं, तो ये फॉर्मूला जो है इनपुट पावर हमें जहाँ नोन है उसके लिए ये वैलिड है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये मोटर के लिए है, इसके लिए मतलब मोटर के लिए यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर हम लोग जनरेटर की बात करें तो आप देखिए आउटपुट अपान आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट अपान आउटपुट प्लस लॉसेस। चूंकि जनरेटर में हमें आउटपुट पावर पता है, जनरेटर में अगर हमें आउटपुट पावर पता है तो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, लॉसेस हमें सारे पता हो जाएंगे। ये आपके टोटल लॉसेस है, रोटेशनल एज वेल एज कॉपर लॉसेस मशीन में, ठीक है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जनरेटर की जो है इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। जनरेटर की इफिशियंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि जनरेटर की इफिशियंसी क्या होगी। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा, बहुत इफेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे डीसी मशीन में स्पेशली। चलिए जनरेटर के केस में देखते हैं इफिशियंसी ऑफ जनरेटर। हम डीसी जनरेटर की इफिशियंसी देखने चल रहे हैं। किसकी इफिशियंसी, डीसी जनरेटर की। अब आप देखिएगा ध्यान से, एक मैं जनरेटर बनाता हूँ, कोई भी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ले लूँ, ज़्यादा इजी रहेगा समझना हमारे लिए। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ले लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसमें आर्मेचर पावर क्या होगा, इनपुट पावर क्या होगा और आउटपुट पावर। आउटपुट पावर के बारे में मैंने आपको बताया था V इंटू आई ए क्या होगा, आउटपुट पावर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं भाई आउटपुट पावर इज इक्वल टू V इंटू आई ए, लिख सकते हैं। लॉसेस बताइए, लॉसेस क्या लिख सकते हैं, लॉसेस इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया है सबसे पहली बात तो लॉसेस आपका हो गया आई ए स्क्वायर आर ए प्लस टोटल कॉपर लॉस आप एक ही में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। टोटल कॉपर लॉस आप एक ही में लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं ब्रश ड्रॉप आइए प्लस, अगर आप टोटल कॉपर लॉस एक जगह नहीं लिखना चाहते हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, बट लास्ट में भी इसको हमें एक साथ ही लिखना पड़ेगा। प्लस पी के मतलब ऑल कांस्टेंट लॉसेस, जो मशीन में सभी कांस्टेंट लॉसेस हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, पी के से। जितने भी फिक्स लॉसेस हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, पी के से, ठीक है ना। तो पी के हम यहाँ आपको कहीं नोटेशन लिख दें, पी के इज इक्वल टू फिक्स लॉसेस, जितने भी फिक्स्ड लॉसेस। और ये चीज़ आपका इसी कॉपर लॉस में ऐड हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे आई ए स्क्वायर आर ए प्लस पी के प्लस वी बी डी आई ए स्क्वायर। आप देख के बताओ क्या इसमें और भी कोई स्टेप, कोई ऐसा लॉसेस है जो हमारा छूट रहा है, कोई ऐसा लॉसेस है जो हमारा छूट रहा है। अगर ऐसा लग रहा है तो बताइए। ब्रश ड्रॉप हो गया, ठीक है ना। हाँ, इतने लॉसेस हम लोग लेकर के जनरेटर में चलेंगे। अब इफिशियंसी हमें निकालना है, कौन सा फॉर्मूला जनरेटर के लिए यूज करेंगे, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। व्हाई दिस फॉर्मूला यूज इन द जनरेटर, रीजन इसका है क्योंकि आउटपुट हमें इलेक्ट्रिकल में पता है, और इलेक्ट्रिकल आउटपुट अगर हमें पता है तो उसके माध्यम से कैलकुलेशन जो हमारा एफिशिएंसी के कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। मैकेनिकल पावर आप फाइंड आउट करने कैसे जाएंगे, कैसे मेजर करेंगे कि मैकेनिकल पावर कितना है, ठीक है ना।
इलेक्ट्रिकल के टर्म में आपके लिए इजी है, आप इलेक्ट्रिकल के टर्म में आपको पता है, आप इसको क्या कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। इफिशियंसी इज इक्वल टू efficiency of generator is equal to output upon output plus losses, output plus losses। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, जहाँ नहीं समझ में आएगा बताइएगा। आउटपुट हमारा क्या है, V इंटू आई ए, इनपुट हमारा आउटपुट हमारा यही है V इंटू आई ए, प्लस लॉसेस, ये सारे लॉसेस रख दीजिए, आई ए स्क्वायर आर ए प्लस पी के प्लस वी बी डी आई ए स्क्वायर, सॉरी वी बी डी के साथ आई ए स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना। अभी ये हमारे पास हो गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इफिशियंसी आपकी मैक्सिमम हो, क्या इफिशियंसी आपकी जनरेटर की क्या हो, मैक्सिमम हो, तो आपको पता है कि अगर कहीं पर भी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, कहीं पे भी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, और हम चाह रहे हैं कि वहाँ इफिशियंसी हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो, तो फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर हमारा जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा सही है। तो उससे पहले हम ये फंक्शन आगे इसमें एक स्टेप बढ़ाएं, उससे पहले मैं आपको एक और स्टेप इसमें दिखाना चाहूँगा। आप चाहें तो आई इसमें से कॉमन ले लें, तो आप लिखेंगे v इंटू आई ए, लिखेंगे अपान आई कॉमन लेंगे आई ए, तो v प्लस आई ए आर ए प्लस पी के अपान आई ए प्लस वी बी डी, ठीक है ना। अब आई ए से आई ए कैंसल आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है, फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल है, जितना हो सके हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, ठीक है ना, डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग आई के रिस्पेक्ट में आर्मेचर करंट के रिफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, डिनोमिनेटर को, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। यहाँ से भी बहुत ही अच्छा रिलेशन निकल के आएगा, जो आपको हमेशा याद रखना है। ये ट्रांसफार्मर में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए, तो ये वैल्यू सप्लाई वोल्टेज, आपका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा आर ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पी के अपान आई ए स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा, डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ब्रश ड्रॉप कांस्टेंट होता है, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लिखेंगे पी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वायर आर ए। मतलब फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी डीसी मशीन में भी फिक्स लॉस शुड बी इक्वल टू द वेरिएबल लॉस, फिक्स लॉस शुड बी इक्वल टू द वेरिएबल लॉस, ये होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए आर्मेचर करंट अगर हम निकालें तो अंडर रूट पी के अपान आर ए, ये फार्मूला आपको याद रखना है, पी के अपान आर ए का इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। आर्मेचर करंट अक्सर आपसे फिलहाल अगर कहीं भी पूछता है तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें और भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इतना फार्मूला आप याद रखेंगे। अब मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं, क्या कांस्टेंट लॉस मतलब वेरिएबल लॉस के बराबर अगर कांस्टेंट लॉस पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके पास है, तो आप इसको लिखेंगे एन जी मैक्स, मतलब जनरेटर का मैक्सिमम। तो आप क्या लिखेंगे, वी आई ए, ये मैक्सिमम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, अपान वी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए की जैसे हम क्या लिख सकते हैं, पी के लिख सकते हैं, मतलब यहाँ वी बी डी आई ए प्लस 2 पी के मतलब हमने क्या कर दिया,
वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू क्या लिख दिया, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू हमने लिख दिया फिक्स लॉस। वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू क्या लिख दिया भाई इसमें हमने फिक्स लॉस लिख दिया, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी इसमें कि कैसे हम जनरेटर का मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने वाले हैं, या एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, या जनरेटर का जो डीसी जनरेटर है कंडीशन क्या होगा उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी का। तो कंडीशन वही ट्रांसफार्मर वाला, फिक्स लॉस इज इक्वल टू द कांस्टेंट लॉस, सॉरी फिक्स लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस। चलिए अब हम लोग यहीं से सेम चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे मोटर के केस में। ये तो जनरेटर का रहा, करंट बाहर की तरफ जा रही थी, ध्यान दीजिए पहले। अब करंट अंदर की तरफ जाएगी, ये हमारा इनपुट हो गया। अब ये जो पावर है हमारा, ये इनपुट पावर हो गया। कैसा पावर, लॉसेस यही रहने हैं, लॉसेस यही रहने हैं, ठीक है ना। अब इफिशियंसी का फॉर्मूला यहाँ क्या लगने वाला है, ये तो हमारा जनरेटर था, अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, मोटर के लिए। ये रहा मोटर। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, इफिशियंसी इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉस अपान इनपुट, इनपुट माइनस लॉस। परसेंटेज भी निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो उसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि परसेंटेज में नहीं कोई चीज़ बताया गया। तो फिलहाल परसेंटेज निकालना, आप मैथ तो पढ़ते ही होंगे, परसेंटेज का तो आपको बहुत अच्छे से फिलहाल नॉलेज होगा, ठीक है ना। तो वही सेम कहानी इसके साथ भी होगा, सेम कहानी। आप यहाँ नॉमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अभी आप देखते हैं यहाँ पुट करने वाले हैं वी आई ए माइनस, ये सारी वैल्यू निगेटिव हो जाएंगे, आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वी डी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर प्लस पी के, सॉरी सब माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर पुट डाउन करेंगे और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें नॉमिनेटर को करंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आर्मेचर करंट के। तो वी आई ए, आप आइए यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, आइए कॉमन ले लीजिए, पहले आइए कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, वही सेम कहानी फिर से। सिर्फ अगर आइए आप कॉमन लेके कट करेंगे तो आप देखिए वी माइनस आई ए आर ए माइनस वी डी डी माइनस पी के अपान आई, ठीक है। ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी डिफरेंशिएशन के बाद, ये वैल्यू क्या होगी माइनस आर ए, ये वैल्यू ज़ीरो, ये वैल्यू क्या होगा प्लस पी के अपान आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पी के इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ए, पी के इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ए, मतलब यही सेम कहानी इसमें भी देखने को मिला, पी के इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ए। इसको मिटाते हैं, ये फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन जनरेटर का था, हमने मोटर का निकाला, वही सेम कंडीशन हमें मिला है, सेम कंडीशन मिला है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है ना। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन क्या हो गया, क्लियर है आपको, पी के इज इक्वल टू मीन कॉन्स्टेंट लॉस, फिक्स लॉस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉस। तो ये हमारा बेसिकली मोटर का हो गया, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, पी के इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर यहाँ पे आई है आपको फिर से फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट पी के अपान आर ए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो मोटर और जनरेटर का सिंपली हमने क्या कर लिया, मोटर और जनरेटर का हमने सिंपली फाइंड आउट कर लिया, क्या चीज़, आर्मेचर करंट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट लॉस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। इफिशियंसी का ये एक छोटा सा फिलहाल वीडियो में बच गया था इसमें टॉपिक, तो हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो लेके इसको भी क्लियर करते चलें। हमारा टारगेट है कि हम आपको जो है बहुत बेहतर फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह जो भी इलेक्ट्रिकल के टू जेड जितने सब्जेक्ट्स हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत डिटेल में बताऊँ और स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, TG2 से लगा करके, TG2 से लगा करके आप JEE तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नो डाउट
आप इस सेशन को देख सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं, आपको बहुत बेहतर क्लियर होगा। इनफैक्ट अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम पूरा एफर्ट आपको अपना देंगे यहाँ पे जितना पॉसिबल होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत डिटेल लेकर के यहाँ नहीं चला जा सकता, जिसको हम लोग अक्सर क्लासरूम में डील करते हैं। फ़िलहाल जब हम लाइव क्लास ले रहे होते हैं फ़िलहाल कोचिंग सेंटर पे, तो हम लोग इसको काफ़ी जो है डिटेल में चर्चा करते हैं कुछ बातें, तो उतना तो नहीं पॉसिबल है। यहाँ बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, जिसको लेंदी वीडियो होने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो लोग यूट्यूब से जुड़े हैं या कभी वीडियो डाउनलोड या अपलोड किए हैं तो उनको अच्छे से आइडिया होगा। सो इसलिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। बाकी ये चीज़ है कि आपको मैं जितना बताऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग फ़िलहाल लाइव भी आकर के आपको जो है अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ सारे कोर्सेस अवेलेबल करवाएंगे। इनफैक्ट आपको इलेक्ट्रिकल का हर एक सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एनालॉग हो, डिजिटल हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर सिस्टम हो, मेजरमेंट हो, सारे सब्जेक्ट हम आपको कंप्लीट आपका करवाएंगे इस पोर्टल पे। तो फिलहाल आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।